नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम राजस्थान के प्रजामंडल आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने किसान जनजाति आंदोलन मॉडर्न में कंप्लीट कर दिए, इससे पहले 1857 क्रांति कंप्लीट कर दी। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। और राजस्थान में राजनीतिक चेतना अगर इस शीर्षक से भी आपके सिलेबस में मेंशन है तो अपन लगभग प्रजामंडल के मूल में जो है ना वो राजनीतिक चेतना आपको दिखाई देती है। तो इस वजह से राजस्थान के प्रजामंडल में ही उन बातों को कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना इसलिए होती है कि राजस्थान वासियों को भी ये ज्ञान होता है कि हम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षतः जो है ब्रिटिश शासन से संचालित हो रहे हैं। तो जब ब्रिटिश शासन से संचालित हो रहे हैं और हमारे राजा महाराजा में उनकी कठपुतलियां बनी हुई है तो राजस्थान में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जरूरत है। जिस तरीके से ब्रिटिश शासन में जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था उस समय वहां पर विभिन्न आजादी के आंदोलन चल रहे हैं, तो उसी तरह राजस्थान में भी उत्तरदायी शासन के लिए एक मांग उठेगी और उत्तरदायी शासनों की मांग के फलस्वरूप राजस्थान में विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान में जो प्रजामंडल की स्थापना है उनका मूल उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है। अब आपके राजस्थान में जो प्रजामंडल है उस शीर्षक से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीजों पर अपन ज्यादा चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान में लगभग अपने को 19 रियासतें मिलती हैं। ठीक है। कुछ दो तीन नॉन सल्यूट रियासतें हैं, बाकी सब रियासतों के अलग अलग जो है आपको पैरामीटर्स मिलेंगे। उसमें जो है आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि कौन सा प्रजामंडल किस सन में स्थापित हुआ। ठीक है। तो सबसे पहली जो आपको याद करना है ना चीज वो ये है कि राजस्थान में जो है कौन सा प्रजामंडल किस सन में बना। ठीक है। तो इसके लिए आप ये याद रख लेना कि 1931 में अपने जयपुर और बूंदी प्रजामंडल बने। ठीक है। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल बने। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल बने। 38 में 5 प्रजामंडल बने। 38 वाला साल बहुत महत्वपूर्ण है प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित। 5 कौन कौन से प्रजामंडल बने? मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर, करौली। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 1939 में 3 प्रजामंडल बने, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 1942 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में 2 प्रजामंडल फिर से आगे जैसलमेर और प्रतापगढ़ और 46 में झालावाड़। ठीक है। तो ये आप जरूर कंटेस्ट कर लेना और इन्हीं के आधार पर जो है अपन जिस सन में जो प्रजामंडल बन रहे हैं उसी के आधार पर अपन प्रजामंडलों का अध्ययन करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आज अपन 1931 में जो 2 प्रजामंडल बने हैं जयपुर और बूंदी, तो जयपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है वो, और बूंदी के बारे में कुछ जानकारी। तो वो जो है ये आपको लगभग ये लेक्चर आपको पूर्णता देगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो इस वजह से आप जो है इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो जब अपन देखेंगे मैंने पहले बताना इस जगह ये मिस कर दिया मैंने, तो राजस्थान में आपको लगभग 20 प्रजामंडल मिलेंगे। ठीक है। 20 प्रजामंडल क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में आप देखोगे बूंदी और हाड़ौती प्रजामंडल दोनों अलग अलग है ना। तो बूंदी वालों ने प्रजामंडल बनाया, एक हाड़ौती प्रजामंडल भी बनता है, कोटा वाला बनता है और झालावाड़ भी बनता है। बाकी ये 19 रियासतें। तो इस वजह से 19 रियासतों और 20 प्रजामंडल। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जहां पर कोई प्रजामंडल नहीं, जैसे टोंक रियासत है, टोंक रियासत का कोई प्रजामंडल नहीं। ठीक है। कुछ रियासतें हैं जहां पर डबल प्रजामंडल बन रहे हैं, बूंदी में अलग बन रहा है, हाड़ौती में अलग बन रहा है। ठीक है। किशनगढ़ को अलग से आपको देख सकते हो कि यहाँ पे प्रजामंडल है। शाहपुरा छोटी रियासतें हैं तब भी प्रजामंडल है। कुशलगढ़ में प्रजामंडल है। ठीक है। छोटे ठिकानों में प्रजामंडल बने इवन, है ना। और कुछ इस वजह से जो है इनकी संख्या आप यह ध्यान रख लेना, लगभग 20 के आसपास आपको प्रजामंडल मिलेंगे राजस्थान में, है ना। और आपसे प्रश्न जो है इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रजामंडल है, लेकिन फिर भी एक आप जो है इतना आपको पता होना चाहिए कि लगभग 20 के आसपास प्रजामंडल इस अध्याय में जो है अपन अध्ययन करने वाले हैं। और कुछ प्रजामंडलों में ज्यादा जानकारी जरूरी है क्योंकि जयपुर महत्वपूर्ण ठिकाना है, महत्वपूर्ण रियासत है। तो जयपुर में जो प्रजामंडल बनेंगे आपने और उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो है अपन जयपुर वाले प्रजामंडल में ज्यादा दिमाग लगाएंगे क्योंकि वहां से जो है बारीक प्रश्न बनने के भी काफी हद तक चांसेस होते हैं। ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल। 1931 में इसकी स्थापना होती है और 1931 में इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का जरूर नाम याद रख लेना, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और इनका नाम था कपूरचंद पाटनी, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। और इसमें ज्यादातर प्रजामंडल में प्रश्न बनते हैं ना तो फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, और फैक्चुअल प्रश्न में जो है आपको ये सुविधा होती है कि आप सिर्फ नाम याद कर लो, उसका इसेंस जानने की जरूरत नहीं है। संस्थापक कौन था, 1931 में क्यों बना और इसने काम क्या किया। ठीक है। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आप देखोगे कि जयपुर प्रजामंडल जो है 1931 में स्थापना होती है इसकी, और राजस्थान में बनने वाले
दो सबसे पहले प्रजामंडलों में बूंदी और जयपुर, दो जगह शामिल है। तो 1931 में आप देखोगे जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल मिल रहे। बूंदी वाला प्रजामंडल सबसे पुराना है राजस्थान का, ठीक है। इसमें भी कंट्रोवर्सी है, कुछ बूंदी मानते हैं, कुछ जयपुर मानते हैं। तो आप ज्यादातर कोशिश करना बूंदी ही मानो, और बाकी अगर कोई ऐसा संशोधन, ऐसा कोई मेरे को विशेष फैक्ट मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको उस चीज की जानकारी दे देता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अपने लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे है ना, सॉरी वहां पे जा सकते हो और उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं ऐसे फैक्ट्स, जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं और एग्जाम में कंट्रोवर्सी उनमें रहती है, तो उनका जो सही जो आंसर होगा उसकी भी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि जयपुर प्रजामंडल में क्या था। 1931 में इसकी स्थापना होती है और 1931 में जो है मोतीलाल तेजावत दिवस ये प्रजामंडल मनाता है, 5 अप्रैल 1931 को, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल वाला जो 1931 वाला प्रजामंडल है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं इस समय, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन होंगे और प्लस कोई अच्छी लीडरशिप, अच्छा नेता जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस वजह से जो है 1931 वाले जो प्रजामंडल है वो ज्यादा एक्टिवली काम नहीं करेंगे, ना जयपुर वाला काम करेगा ढंग से, ना बूंदी वाला प्रजामंडल काम करेगा ढंग से, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप ये देख लेना कि इसने सिर्फ एक काम किया है। जब मोतीलाल तेजावत जो है उनको जेल हो जाती है तो मोतीलाल तेजावत दिवस मनाते हैं बहुत सारे राजस्थान के बहुत सारे संगठन, उनमें से ये जयपुर प्रजामंडल भी एक संस्थान था जो अपने मोतीलाल तेजावत दिवस मनाता है 5 अप्रैल 1931। तो ये बहुत जरूरी बात याद रख लेना आप जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। और 1931 में कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, सुसुप्त पड़ा था आंदोलन। पुनर्गठन होगा इसका 1936, तब इसमें जान आएगी पहली बार, ठीक है। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया था? इन 3 व्यक्तियों के नाम अवश्य याद रख लेना। पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति हैं जमनालाल बजाज, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय वो थे चिरंजी लाल मिश्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों नाम याद रख लेना आप, है ना। उसमें जो है हीरा लाल शास्त्री की अच्छी भूमिका थी पुनर्गठन करवाने में, ठीक है। तो ये 3 बड़े लीडर्स जो है अब इस जो जयपुर प्रजामंडल है इसमें शामिल है, और अब ये जो है ग्राउंड लेवल पर भी कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला अधिवेशन बुलाया जाता है 1938 में, 2 साल बाद, ठीक है। तो इसका प्रथम अधिवेशन होता है, उस समय जो है वहां के लोकल लीडर्स को बुलाया जाता है। प्रथम अधिवेशन होता है अपना 8 से 9 मई 1938 में होता है, और उसमें जो है होता है नथवल के कटले पर, अपने जयपुर में नथवल का कटला है, वहां पर जो है ये अधिवेशन बुलाया जाता है 8-9 मई को, और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अपने जमनालाल बजाज। और 10 मई को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, 10 मई को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं को एक सभा आयोजित की जाती है, और उसमें महिलाओं को संबोधित करने के लिए कौन आता है? कस्तूरबा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले अधिवेशन में जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाते हैं, नथमल के कटले पर होता है, कस्तूरबा महिलाओं को संबोधित करेगी। एक जो इसमें एक जो संगठन हुआ करता था उस समय शेखावटी में, अपन ने कल जस्ट पढ़ा ही था, है ना, शेखावटी किसान आंदोलनों में, उसमें आप देखोगे एक शेखावटी किसान सभा करके है, ठीक है। तो एक शेखावटी किसान सभा का जो है उसमें बहुत सारे लोग हुआ करते थे, मैंने कल आपको नेताओं के नाम भी बताए थे। इन नेताओं के नाम है हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, तड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी। लादूराम जोशी तो बाद में अध्यक्ष भी रहेंगे अपने इसके जयपुर प्रजामंडल के, ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये नाम याद रख लेना। शेखावटी किसान सभा से बहुत सारे लोग इस सम्मेलन में शामिल हो जाएंगे। प्लस महिलाओं को संबोधित किया तो महिला जनजागृति भी आपको इस सम्मेलन में दिखती है। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है इस संगठन से जुड़ने का प्रयास करती हैं। इनमें नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं। आप देखोगे ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो मैं याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ। 2 तो इसमें रमाएं हैं, है ना, एक तो रमा देवी पांडे है, एक रमा जोशी है, ठीक है। दोनों रमाओं के नाम याद रख लेना, जब क्योंकि आपको ये देंगे कि रमा जोशी किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? जयपुर से, रमा देवी पांडे और रमा जोशी, ठीक है। 2 नाम आप सू से याद रख लेना, सुमित्रा और सुशीला। कौन कौन? सुमित्रा और सुशीला। एक आप शारदा और विद्या देवी, ठीक है, शारदा सरस्वती माता का नाम है, विद्या देवी भी सरस्वती माता का नाम है, ठीक है। तो शारदा और विद्या देवी 2 नाम आप ये याद रख लेना। प्लस इंदिरा और दुर्गावती। अब अपन इंदिरा गांधी को बोलते हैं ना कि ये दुर्गा ही थी लगभग, है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको कि इंदिरा दुर्गावती, ठीक है। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। रमा, 2 तो रमा अपने जयपुर प्रजामंडल में, सुमित्रा सुशीला है, और शारदा विद्या देवी है, इंदिरा दुर्गावती है, ठीक है। ये 4-5 नाम आप याद रख लोगे, इसमें आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये नाम आप कंठस्थ कर लेना। ये महिलाएं जो है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। इनका जो पहला अधिवेशन होता है अपने नथमल के कटले में होता है, जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया जाता है, महिलाओं को संबोधित करते हैं, किसान शेखावटी किसान सभा से भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। लादूराम जोशी का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद में ये जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता भी करते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं 1939 में एक अधिवेशन होता है इनका, ठीक है, ये 38 में होता है पहला, दूसरा अधिवेशन 1939 में हो रहा है।
1939 में क्या किया, जब इस समय इतनी सारी गतिविधियां हो गई ना, तो जयपुर सरकार है, जयपुर राज्य है, उनको इनकी गतिविधियों पर थोड़ी आशंका होने लगी कि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ और बगावत करेंगे। इस वजह से क्या हुआ, 1939 में जयपुर रियासत ने क्या किया, उस प्रजामंडल पर रोक लगा दी। ठीक है, प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयनारायण अपने व्यास जी यहां पर आए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया और सत्याग्रह की महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये भी आप देखोगे, बजाज जी को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया था। जयनारायण व्यास भी यहाँ आए थे, तो जयनारायण व्यास जी को भी इन पे गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना इसमें 1939 वाले अधिवेशन में। फिर आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा जो है बाद में 1942 वाला अधिवेशन में आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है। 1942 में जो है एक भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चल रहा है पूरे भारत में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में गांधी जी और देशी रियासतों की, गांधी जी उनको देशी रियासतों की जो प्रजा है उनको आह्वान करती है कि आप जो है देशी रियासतें जितनी भी है वो अपने राज्य से शासन करना त्याग दे। ठीक है, यानी कि वहां की प्रजा है अपना शासन त्याग दे, अपने राजाओं को त्याग दे। ठीक है, ये भी एक तरीके से आजादी का भारत छोड़ो, उनको भी आप भारत से छुड़वाओ। ठीक है, तो ये एक गांधी जी का आह्वान था और उस आह्वान पर जो है दो चीजें हुई अपने राजस्थान में, जयपुर प्रजामंडल में विशेषतः। एक तो क्या हुआ, एक व्यक्ति एक समुदाय वैसा था जयपुर प्रजामंडल में जो आजाद मोर्चा के नाम से अलग विभाजन कर लेता है ना। दूसरा समझौता, दूसरा जो संगठन था वो भद्र पुरुष समझौता करके एक समझौता साइन करता है जयपुर के जो अपने राज्य के दीवान हुआ करते थे उस समय, उनसे 17 सितंबर 1942 को जयपुर राज्य के दीवान के साथ जो है, जो दीवान हुआ करते थे उस समय मिर्जा इस्माइल। ठीक है, दीवान मतलब वहां का प्राइम मिनिस्टर अपने जयपुर का, तो जयपुर के प्राइम मिनिस्टर मिर्जा इस्माइल से एक समझौता करते हैं। 17 सितंबर की डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है। 17 सितंबर 1942 को भद्र पुरुष समझौता होता है और इसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं, है ना। दो भद्र पुरुष मिलते हैं, दो जेंटलमैन मिलते हैं, वो समझौता करते हैं। पहला जेंटलमैन है अपने दीवान, जयपुर के दीवान मिर्जा इस्माइल जी, और दूसरा जेंटलमैन है जो उस समय का प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो दोनों जेंटलमैन समझौता करते हैं और कुछ शर्तें जो है साइन किए जाते हैं। ठीक है, पहली शर्त तो ये थी कि जयपुर में जो है आप अपन जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। प्रजामंडल का मैंने जो सबसे पहला उद्देश्य ये बताया था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, तो जब जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करी जाएगी तो अपने जयपुर प्रजामंडल वालों की मांग पूरी हो रही तो वो संधि कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई हमें प्रॉब्लम दूसरी है कि अंग्रेजों को जो है आप साथ नहीं दोगे जयपुर राज्य। ठीक है, जयपुर राज्य अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, फिर क्या करेगा, ब्रिटिश कोई विद्रोही आ जाएगा, है ना, ब्रिटिश अलग अलग एरिया से, ब्रिटिश भारत से कोई विद्रोह आ जाएगा तो वो उसको जो है आप अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करोगे, वो जयपुर राज्य में रह सकता है। तो जयपुर के दीवान ने इस बात पे भी एग्री कर लिया। फिर यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बात उठाने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, आप उनको शांतिपूर्वक आंदोलन करने दें, हिंसा नहीं होगी उसमें। ठीक है, इस बारे में भी जो है अपने दीवान मिर्जा इस्माइल एग्री कर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, शास्त्री प्रजामंडल जो होगा, ठीक है, वो शास्त्री प्रजामंडल या जो अपने जो, क्योंकि दो भागों में बढ़ गया ना ये प्रजामंडल, एक तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करेगा और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को ज्वाइन नहीं करेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन को कौन ज्वाइन कर रहा है, ये आजाद मोर्चा वाले कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है, वो है भद्र पुरुष जिसने समझौता कर लिया, जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया। तो प्रजामंडल जो शास्त्री प्रजामंडल जो होगा वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेगा, केवल इस शर्त पर इनको उत्तरदायी शासन भी मिल गया, अंग्रेजों का साथ भी नहीं देंगे अब ये लोग जयपुर राज्य वाले, और शांतिपूर्वक आंदोलन की अपने जो लोग हैं उनको आंदोलन की स्वतंत्रता का भी अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती थी, इस वजह से हीरालाल शास्त्री इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हीरालाल शास्त्री से एग्री नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भारत जो है पूरा एक यूनाइटेड इंडिया है और उसको जो है स्वतंत्र कराने के लिए अपने को इन देशी राज्यों की रियासतों से भी पंगा लेना पड़ेगा। इस वजह से इन्होंने एक आजाद मोर्चे की स्थापना कर लेगी और ये जो आजाद मोर्चा है वो जयपुर में जो है अपने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, तो इन आजाद मोर्चों जो का सबसे पहला काम तो यह था कि जो भद्रपुरुष समझौता किया है इसने, इसका विरोध करेंगे अपन, भद्रपुरुष समझौते का विरोध करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी अपन भाग लेंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेंगे। इसके संस्थापक का नाम आपसे बार बार पूछा जाता है, तो बाबा हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे। तो आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की थी, बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। कब की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे 1942 में की थी। फिर कौन कौन इसमें शामिल था, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम याद रख लेना, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल। वेरी इंपॉर्टेंट तीन नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंठस्थ कर लेना इन तीनों नामों को, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, और बाबा हरिश्चंद्र ने इसको
बनाया ही था। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, निम्न में से कौन आजाद मोर्चे का सदस्य नहीं था, तीन नाम दे देंगे इनमें से, और चौथा नाम कुछ अलग दे देंगे, जमनालाल बजाज का दे देंगे या कुछ भी नाम दे देंगे, है ना। तो आप जो है इन तीनों के नाम याद रख लेना, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे घुमा फिरा के। जब 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया, 1945 का समय आ गया, तो 1900, क्योंकि देखो भद्रपुर समझौता हो गया, तो जयपुर द्वारा कुछ कार्य किए जाएंगे जो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये दो जो संगठन थे वो पैरेलल काम करते रहे, और पैरेलल काम करते रहेंगे तो ये जो है भारत जो अपने राज्य की आजादी है, अपने भारत की जो आजादी है, उससे प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1945 में जब नेहरू जी यहाँ पर आएंगे ना जयपुर राज्य में, तो नेहरू जी ने जो है आजाद मोर्चा और जो प्रजामंडल था जो हीरालाल शास्त्री चला रहे थे, उन दोनों के बीच में एक समझौता करा देते हैं, और समझौते में जो है इन दोनों का जो है दोनों संगठनों का विलय हो जाएगा एक दूसरे में, और वापस जयपुर प्रजामंडल नाम से ये चालू हो जाएगा 1945 में। ठीक है, तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना आप। महिलाएं इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों कंटेस्ट कर लेना। फिर जयपुर राज्य इस बीच में क्या काम करेगा, भाई जेंटलमैन समझौता कर लिया ना इन्होंने, तो अब जेंटलमैन समझौता करेंगे तो जयपुर राज्य कुछ कार्य भी करेगा। तो जयपुर राज्य ने सबसे पहला कार्य किया कि 1942 में भाई आपने वादा तो कर लिया भाई उत्तरदायी शासन करेंगे, तो उत्तरदायी शासन कैसे करोगे, एक कमेटी बनाते हैं। 1942 में एक समिति बनाई गई, वो उत्तरदायी शासन पर स्टडी करेगी, राजस्थान में या जयपुर में किस प्रकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, तो वो समिति के सुझाव के आधार पर ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करी गई, और 1945 में राजस्थान में पहली बार चुनाव होंगे, है ना, पहली बार राजस्थान में जयपुर राज्य में पहली बार चुनाव होंगे, जयपुर राज्य में पहली बार चुनाव होंगे, और एक धारा सभा जिसको अपन संसद बोल सकते हैं, है ना, तो धारा सभा की स्थापना करी जाएगी। और धारा सभा जो संसद थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट जो था उसका प्रतिनिधि सभा के रूप में था, और दूसरा पार्ट इसका विधानसभा के रूप में था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से अपर हाउस हो गया, ये इसका लोअर हाउस हो गया। जैसे संसद के भी दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा होगी इसकी प्रतिनिधि सभा, और विधानसभा होगी इसकी लोकसभा। ठीक है, ये लोकल अपना लोअर डिवीजन है इसका संसद का। ठीक है, अब जो है प्रतिनिधि सभा जो होगी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, उसमें जो है 125 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस जयपुर वाली में 45 में 125 सदस्य इसके थे, और विधानसभा में लगभग आपको 51 सदस्य मिलेंगे या 51 सीटें मिलेगी। ठीक है, तो 51 सीटें इधर थे और 125 सीटें इधर थी। अब प्रजामंडल को कितनी मिली, ठीक है, प्रतिनिधि सभा में जो है सीधे सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे, है ना, तो प्रजामंडल वालों को 27 सीटें दे देता है राजा। ठीक है, धारा सभा में। ठीक है, तो प्रजामंडल को कितनी सीटें मिलती है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। प्रतिनिधि सभा में कितनी सीटें मिल रही है, प्रतिनिधि सभा में 27 सीटें मिल रही है, और इधर विधानसभा में 51 सीटें हैं, तो इसमें तो इलेक्शन होगा, तो 3 ही सीटें जीत के आए। ठीक है, तो 3 ही मंत्री चुन के आएंगे, 3 ही सीटें जीती। कौन कौन, ये आगे आप देख लोगे इनके नाम, है ना, तो 3 सीटें जीत के आएंगे प्रजामंडल वाले। ठीक है, ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे। इधर इनको 27 भरपूर सीटें मिल गई। कुल मिला के प्रजामंडल के पास अपर और लोअर हाउस में कितनी सीटें हो रही है, 30 सीटें। 27 तो अपने प्रतिनिधि सभा की और विधानसभा की 3 सीटें, तो 27 और 3 कितने हो गए, 30 सीटें। कुल मिला के धारा सभा में जयपुर विधानमंडल की कितनी सीटें होती है पहले चुनाव के दौरान, ऐसा प्रश्न आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है। लगभग 30 सीटें। ठीक है, उसका आंसर यही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं इस जो मंत्रिमंडल है उसमें देवी शंकर तिवारी को पहला गैर सरकारी मंत्री बनाया गया। ठीक है, अब भाई 3 सीटें तो जीत के आ रहे हो और फिर तुम बोलते हो कि हमें 10 मंत्री चाहिए, तो 3 ही तो आदमी हो तुम टोटल, तो तुम्हें एक ही मंत्री मिलेगा। देवी शंकर तिवारी पहला गैर सरकारी मंत्री बनेगा। उसके बाद जो है 1948 में, है ना, 45 में तो कोई नहीं बनेगा इसमें, है ना, 45 में से सिर्फ 1946 में देवी शंकर तिवारी को एक गैर सरकारी मंत्री बना दिया जाएगा राजा द्वारा, क्योंकि सीटें तो है नहीं इतनी। ठीक है, फिर 1948 से 30 मार्च 1949, जब तक वृहत राजस्थान नहीं बन जाता, है ना, उस तब तक जो है एक इसमें दूसरी बार इलेक्शन होंगे। तो पहली बार चुनाव हो रहे हैं 1945 में, दूसरी बार हो रहे हैं अपने 1948 में। तो 1948 में उस समय जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर राज्य के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, वीटी कृष्णमाचारी। उसके समय जो है इसी मंत्रिमंडल में जो है मुख्य सचिव बनेंगे। मुख्य सचिव जो है एक तरीके से आपको दीवान को जो है सलाह देने का काम करेगा, तो ये एक तरीके से मुख्यमंत्री हो गया, आप ये मानो, है ना। तो मुख्य सचिव बनेंगे उस समय हीरालाल शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना नाम। और उस समय सचिव बनेंगे 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति कौन कौन थे, एक तो दौलतमल भंडारी, ठीक है, यही वाले जो आजाद मोर्चा के लोग व्यक्ति थे। फिर देवी शंकर तिवारी और टीकाराम पालीवाल, ये 3 नाम तो आप विशेषतः याद रख लेना, है ना। तो 1948 से जब 30 मार्च 1949 तक किन किन को सचिव बनाया गया, किन किन को मुख्य सचिव बनाया गया। मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया जाएगा, सचिव बनाया जाएगा दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी और टीकाराम पालीवाल को, प्लस 2 सामंत थे,
ये राजा की तरफ से अपॉइंट हो रहे हैं। गीजगढ़ का सामंत था, एक अजयरामपुरा का सामंत था, इनको भी जो है इसमें सचिव में जगह दी जा रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ये था उस समय का अपना जयपुर राज्य का कार्य। एक आप हीरालाल शास्त्री के दो संगठनों का भी नाम याद रख लेना। जयपुर हितकारिणी सभा, ये भी आपसे प्रश्न पूछी जाएगी। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने किया था। जीवन कुटीर का गठन किसने किया था? वो भी हीरालाल शास्त्री ने किया था। जीवन कुटीर 1927 वनस्थली विद्यापीठ वाला, ठीक है। तो ऐसा, क्योंकि डीप में आपके कुछ है ही नहीं, तो मैं ज्यादा बताने का कोई कष्ट करूंगा भी नहीं इस मामले में, ठीक है। तो जीवन कुटीर आप याद रख लेना, और जयपुर हितकारिणी सभा भी हीरालाल शास्त्री की देन है, ठीक है। ये हुआ अपना जयपुर का पूरा प्रजामंडल। इसके बाद देखते हैं आप बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में होती है। इसके संस्थापक सदस्य के नाम आप याद रख लेना, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर बूंदी देसी, जो ऋषि दत्त मेहता, इनके दो संगठनों के नाम याद रख लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद और राजस्थान वीकली, इन्होंने ब्यावर से निकाला था 1923 में, ये समाचार पत्र है इनका, ठीक है। तो इनका एक समाचार पत्र राजस्थान वीकली का नाम याद रख लेना, और बूंदी देसी राज्य लोक परिषद का नाम याद रख लेना। अब इसके अलावा ज्यादा घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते। दो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल में ये मटेरियल आपके लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। इसका एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जयपुर राजस्थान के प्रजामंडल में देखते हैं तो सबसे पहला इनका उद्देश्य होता है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसमें जो है बहुत सारे 1931 में जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है, 34 में मारवाड़ हाड़ौती में, 36 में बीकानेर धौलपुर में, 38 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली में, कोटा में कोटा किशनगढ़ सिरोही की 39 में की जाती है, 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ और 46 में झालावाड़। क्योंकि आज अपन यहां से शुरू कर रहे हैं तो 1931 में जयपुर और बूंदी का अध्ययन करेंगे। जयपुर में जो है 1931 में इस प्रजामंडल की स्थापना करी, संस्थापक जो है कपूरचंद पाटनी को बनाया गया। इसका जो है एक ही काम याद रख लेना, मोतीलाल तेजावत दिवस मनाएंगे। जब राजस्थान में विभिन्न रियासतों द्वारा, ये विभिन्न संगठनों द्वारा ये दिवस मनाया जा रहा था, जयपुर प्रजामंडल भी 5 अप्रैल 1931 में मोतीलाल तेजावत दिवस मनाएगा। इसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया 1936 में। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री इसका पुनर्गठन करने में महत्वपूर्ण रोल थे। उसमें जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया? चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया। फिर पहला अधिवेशन होता है 8 मई 1938 को, और जो है नथवल के कटले पर होता है। इसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। 10 मई को कस्तूरबा गांधी द्वारा के नेतृत्व में वहां की महिलाओं को संबोधन किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं इस संगठन से जुड़ती है। सबसे प्रमुख दो रमाएं हैं, एक रमा देवी पांडे, रमा जोशी। फिर दो सू है, सू से याद रख लेना, सुमित्रा और सुशीला। दो शारदा देवी, शारदा और विद्या देवी, दोनों सरस्वती के नाम है। इंदिरा और दुर्गावती, ये नाम आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है शेखावटी किसान सभा जो है वो भी इसी पहले अधिवेशन में इससे इनके साथ जुड़ जाता है, जिनमें प्रमुख नेताओं के नाम भी याद रख लेना, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम शर्मा, नेतराम सिंह, तड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी, जो बाद में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बनते हैं। फिर 1939 में एक अधिवेशन होता है, तो जयपुर रियासत जो है प्रजामंडल पर रोक लगा देती है। इतनी सारी एक्टिविटियां जो होगी उनके पहले अधिवेशन में, इसलिए जयपुर रियासत जो है जो रोक लगाएगी। व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बजाज जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसी समय, और सत्याग्रह महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आजाद मोर्चा जो है 1942 में जो है बनाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से आजाद मोर्चा बनेगा। और इस समय जो है जयपुर प्रजामंडल में दो घटनाएं एक साथ पैरेलल घटित हो रही है। एक तो भद्रपुरुष समझौता होगा, दूसरा आजाद मोर्चा होगा। गांधी जी को आह्वान किया कि देशी रियासतों के जितने भी जो प्रजा है वो अपना शासन त्याग दे। तो शासन कैसे त्यागेगी? आजाद मोर्चा के नेतृत्व में शासन त्यागेगी। तो आजाद मोर्चा वाले ने तो क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, और जेंटलमैन समझौता, जो भद्रपुरुष समझौता था, उसका विरोध किया। इनके संस्थापक थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल, ठीक है। जो इनका ऑफिस था वो गुलाबचंद जी कासलीवाल के ही था। भद्रपुरुष समझौता जो था, या जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो 17 सितंबर 1942 को होगा। इसमें यहाँ के जो दीवान हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जो है इन दोनों के बीच में होगा। हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जो है इनके बीच में क्या क्या प्रोविजंस थे कि जयपुर में आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करोगे, राज्य जो है अंग्रेजों का साथ कभी नहीं देगा, ब्रिटिश विरोधियों को सुपुर्द नहीं करेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच जयपुर वासियों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये तीन जो प्रमुख प्रोविजन थे वो इनके हित में थे। किनके हित में? प्रजामंडल वालों के हित में। एक जो समझौता था, बस ये सिर्फ इसी बात पे मानने को तैयार नहीं थे कि जो है आप लोग है क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लोगे, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अपना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन नहीं लेगा? भद्रपुरुष समझौता को मानने वाले। आजाद मोर्चे वाले इसमें भाग लेंगे, ठीक है। 1945 में जब नेहरू जी जयपुर आएंगे तो वो आजाद मोर्चा और प्रजामंडल दोनों का विलय करा देंगे, ठीक है।
फिर आप देखोगे जयपुर राज्य ने किस प्रकार से जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना में, क्योंकि यहाँ समझौता हो गया तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो 1942 में समझौता हुआ, उसी समय एक समिति का गठन किया गया, वो उत्तरदायी शासन के बारे में जो है उसने कुछ अपनी सलाहें दी, तो सलाह के आधार पर धारा सभा का निर्माण किया गया। 1945 में पहला चुनाव हुआ, धारा सभा जो है यहाँ की संसद थी। धारा सभा जो है दो भागों में बटी हुई थी, एक तो प्रतिनिधि सभा, एक विधानमंडल। प्रतिनिधि सभा की 125 सीटें थी, विधानमंडल की 51 सीटें थी। 25 में से 27 सीटें प्रजामंडल लेके आ गया, 51 में से 3 सीटें विधानमंडल लेके आ गया, विधानसभा में प्रजामंडल लेके आ गया। ठीक है, फिर जो है लगभग टोटल 30 सीटें रह गई इनकी। इस समय जो है एक ही गैर सरकारी मंत्री बनाया गया इस प्रजामंडल से, उनका नाम था देवी शंकर तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहले चुनाव में देवी शंकर तिवारी को बनाया गया है पहले गैर सरकारी मंत्री। फिर उसके बाद 1948 से 30 मार्च 1949 तक भी जो है यहाँ पे सरकारें चलेगी प्रजामंडल के नेतृत्व में, और 29 मार्च को जो है इसका जयपुर राज्य का वृहद राजस्थान में जो विलय हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रजामंडल की सरकारें जो है खत्म हो जाएगी। और ये जो है दीवान उस समय जो है वीटी कृष्णमाचार्य हुआ करते थे। मुख्य सचिव यानी कि जो मुख्यमंत्री थे उस समय जयपुर के, वो हीरालाल शास्त्री हुआ करते थे। फिर सचिव जो है दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, और 2 सामंतों को भी ये सचिव बनाते हैं, एक बीजगढ़ का था और एक अजय रामपुरा का था। ठीक है, तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। हीरालाल शास्त्री ने 2 संस्थाएं बनाई, जयपुर हित कहानी सभा और जीवन कुटीर। फिर उसके अलावा बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापकों में कांतिलाल और नित्यानंद प्रमुख है, और ऋषि दत्त मेहता भी इसी जो है इनसे जुड़े हुए थे। ऋषि दत्त मेहता के 2 संगठन याद कर लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बूंदी देसी राज्य परिषद लोक परिषद और राजस्थान वीकली। ब्यावर से निकाला है 1923 में। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो सारी इंफॉर्मेशन है अपन राजस्थान प्रजामंडल में जयपुर और बूंदी के बारे में सारी डिस्कस कर ली। इससे ज्यादा जो है प्रश्न आपसे पूछते नहीं है, फालतू के बहुत सारी चीजें भी आपके फैक्ट्स आते हैं है ना एग्जाम में। ठीक है, तो उन पे भी अपन बाद में जब क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसके बीच में अपन डिस्कस कर लेंगे वो चीजें। ठीक है, तो आप जो है ये चीजें आप कंठस्थ कर लो, इसके बाद जो चीजें इवॉल्व होके आएगी वो जो है आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो आप राजस्थान के प्रजामंडल में आज के लिए इतना ही, और कल अपन जो है मारवाड़, हाड़ौती, बीकानेर, धौलपुर, यहाँ पर प्रजामंडल ने किस तरीके से काम किया उसके बारे में भी देखेंगे। बाद में जो है 2-3-4 क्लासों में इस प्रजामंडल को समाप्त कर देंगे, फिर राजस्थान का एकीकरण एक क्लास में खत्म कर देंगे। इस तरीके से अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हम जो है कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और ये चीज आप शेयर भी कर सकते हैं अपने साथीगणों के साथ या आपके मित्रजनों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। ठीक है, उसके सिलेबस के हिसाब से अपन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी का, जुड़े रहिए आप।